नमस्कार। बीकॉम पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने अंशों के निर्गमन के संबंध में अध्ययन किया। इससे आगे आज हम अंशों के हरण के बारे में, फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक भी अपना यही है, अंशों का हरण। अंशों का हरण क्या चीज़ है? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर किसी कारणवश कंपनी द्वारा मांगी गई राशि या राशियां, जिसमें आवंटन राशि, मांग राशि अथवा दोनों का निर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी को उसके विरुद्ध दो अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, वह दोषी अंशधारियों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, अथवा दूसरा, वह अंशों को जब्त या उनका हरण कर सकती है। यानी जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई मांग राशियों का अगर भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी उसके अंशों को हरण करने का अधिकार रखती है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा, बकाया मांग हमने पढ़ी कि अगर बकाया मांग कोई अंशधारी अगर राशि नहीं चुकाता है तो वह उसकी बकाया मांग कहलाती है। तो ऐसी बकाया मांग अगर बार बार मांगने पर भी अगर नहीं चुकाता है, तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि वह उनको अंशों के हरण कर ले। तो इसे ही हम अंशों का हरण कहते हैं। कंपनी अधिनियम में कंपनी के अपने अंतर नियमों में स्पष्ट व्यवस्था होने पर अथवा सारणी F के अनुसार कंपनी द्वारा अंशों का हरण किया जा सकता है। और जो सारणी F के जो नियम हैं, वो नियम उनके ऊपर लागू होंगे, जिसमें नियम 28 से 34 तक के हैं ये नियम हैं। और उसमें इन नियमों में सभी प्रकार की जैसी सूचनाएं देना, नोटिस देना, मांग करना आदि हैं। ब्याज चुकाने हेतु भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अंशों का हरण केवल मांगों की राशि का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है, अन्य कारणों से नहीं। यदि कंपनी द्वारा किसी व्यापारिक ऋण का भुगतान न करने के कारण किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया गया, तो यह हरण अवैध माना जाएगा। सीधी सी स्पष्ट बात है कि अंशों का हरण केवल मांगों की राशि का भुगतान न करने पर ही किया जा सकता है। अन्य कोई रीजन बता करके अंशों का हरण नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा। कंपनियां हरण किए गए अंशों को अविलंब पुनः निर्मित कर सकती हैं। और हरण के समय, अंशों के हरण के समय कंपनी की जो लेखा पुस्तकें हैं, उसमें लेखा प्रविष्टियां की जाती हैं। तो अंशों के हरण पर जो लेखा प्रविष्टियां की जाती है, वो देखें कि अंशों का हरण करने से पूर्व जो जर्नल एंट्री अपन करते हैं, उस समय तो हरण के समय एंट्री करने से पहले आपको ये देखना होता है कि जो हरण किए जाने वाले अंश हैं वो किस प्रकार निर्गमित थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अंशों का निर्गमन सममूल्य पे किया गया जा सकता था, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जा सकता था। तो दोनों परिस्थितियों में अलग अलग हैं। इस कंडीशन में जब हरण करते समय 3 कंडीशंस बनती है कि सममूल्य पे निर्गमित अंशों का हरण, प्रीमियम पर निर्गमित
अंशों का हरण और उसमें भी यदि प्रीमियम की राशि बकाया हो। और तीसरी कंडीशन जो बन सकती है, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। तो अगर सममूल्य पे निर्गमित अंश हैं और उनका हरण किया जाता है तो जो जनरल प्रविष्टि बनती है वो निम्न प्रकार से है कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट DR जो हमने किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR के अंदर अंशों पर मांगी गई राशि से यह एंट्री होगी कि अंशों पर कितनी राशि मांगी जा चुकी है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कंपनी कभी भी जो है अंशों का हरण कर सकती है किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्तर पर। मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, सेकंड कॉल अभी बकाया है, और फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट अगर किसी ने नहीं चुकाया है तो कंपनी फर्स्ट कॉल पर भी जो है उस समय भी अंशों का, फर्स्ट कॉल के बाद जो है अंशों का हरण कर सकती है, यानी किसी भी स्तर पे कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वह उन अंशों के ऊपर पूरी मांगी राशि मांग सके और उसके बाद हरण करे। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट DR अपने किया है वो अंशों पर मांगी गई राशि से है। अगर मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है और अभी तक कंपनी ने उसके ऊपर 80 रुपये मांगे गए हैं तो यह 80 रुपये से एंट्री की जाएगी, जनरल प्रविष्टि की जाएगी, और उतने अंशों से जितने अंशों का जब्त किया जा रहा है। आगे जो क्रेडिट किए जाने वाले खाते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये बकाया राशि से होते हैं कि किस किस कॉल पर कितनी कितनी राशि बकाया है। मान लीजिए अगर किसी ने अलॉटमेंट नहीं चुकाया है तो अलॉटमेंट पर कितनी बकाया राशि है, जितना अलॉटमेंट में मांगा गया था वो। फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया है तो प्रथम मांग पर बकाया राशि से ये एंट्री होगी, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अगर नहीं चुकाया है तो द्वितीय मांग पर बकाया राशि से ये किए जाएंगे, ये क्रेडिट किए जाएंगे। इसमें से ये ध्यान रखें कि यहाँ पर वही मद आएगी जो उसने नहीं चुकाई है, यानी जो बकाया है, और जो उसने चुका दिया है वो राशि यहाँ पर नहीं आएगी। इसमें टू शेयर अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल में, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए अलॉटमेंट चुका दिया है तो अलॉटमेंट नहीं लिखा जाएगा, और मान लीजिए फर्स्ट कॉल भी चुका दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं चुका जाएगा, केवल सेकंड कॉल बाकी है तो केवल सेकंड कॉल ही लिखा जाएगा। अब टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से जो अंश जब्त किए जा रहे हैं, हरण किए जा रहे हैं, उन अंशों पर जितनी राशि हमें प्राप्त हो चुकी है वो राशि शेयर फोरफिटेड अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी, लिखा जाएगा। तो इस प्रकार इस एंट्री के जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों बराबर होंगे कि सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में अंशों पर मांगी गई राशि से, अलॉटमेंट पे बकाया है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बंटन पर बकाया राशि से, फर्स्ट कॉल बकाया है तो प्रथम मांग पर बकाया राशि से, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में द्वितीय मांग पर बकाया राशि से, और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि भी बकाया हो। हमने देखा कि अंशों का कंपनी जो है प्रीमियम पे निर्गमन कर सकती है, और प्रीमियम पे जब निर्गमन किया जाता है और ऐसे अंशों को जब हरण किया जाता है तो उस समय दो कंडीशन हो सकती है कि या प्रीमियम प्राप्त हो गया हो या प्रीमियम बकाया हो। अगर ऐसे अंशों का हरण कर रही है कंपनी जिनके ऊपर प्रीमियम बकाया है तो उस समय जो जनरल एंट्री की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर एक ही अंतर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को DR किया जाएगा, क्योंकि इसको हम पहले जब अंशों का निर्गमन करते हैं उस समय इसको क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उन पर अगर प्रीमियम बकाया है
तो उन अंशों के प्रीमियम की राशि को वापस डेबिट किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में वही मांगी गई अंश पूंजी की राशि से और सिक्योरिटी प्रीमियम पर प्रीमियम की राशि से बाकी की वही एंट्रियां, अगर अलॉटमेंट बकाया है तो बकाया आवंटन राशि से, फर्स्ट कॉल अकाउंट में बकाया फर्स्ट कॉल प्रथम मांग राशि से और शेयर एंड सेकंड फाइनल कॉल से बकाया द्वितीय मांग राशि से, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंशों पर प्राप्त राशि से, जब्त किए जाने वाले अंशों पर प्राप्त राशि से। यह जो जनरल प्रविष्टि की जाएगी। तीसरी जो कंडीशन बनती है कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि भी प्राप्त हो गई हो, यानी प्रीमियम अगर हमें प्राप्त हो चुका है, कंपनी को प्राप्त हो चुका है, और उसके बाद अगर अंशों का हरण किया जाता है तो उस समय जो एंट्री की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट ER टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में अंश पूंजी की मांगी गई राशि से, चूंकि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है इसलिए इसको यहाँ पर वापस डेबिट नहीं किया जाएगा। अब टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बकाया प्रथम मांग राशि से, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बकाया द्वितीय मांग की राशि से, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट प्रीमियम को छोड़ करके शेष प्राप्त राशि से। चूंकि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है इसलिए प्रीमियम को छोड़ करके शेष जो प्राप्त हो चुकी है राशि, उन अंशों के ऊपर जितनी राशि प्राप्त हो चुकी है उससे ये एंट्री की जाएगी। तो अंशों के हरण पे निम्नानुसार जनरल प्रविष्टियाँ की जाएगी। एक छोटा सा प्रश्न है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कमल लिमिटेड द्वारा 10 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन किया गया, जो इस प्रकार देय थे: आवेदन पर 3 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 2 रुपये प्रति अंश, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर 2 रुपये। तो कुल 10 रुपये का एक अंश है अंकित मूल्य का, जिसमें 3 आवेदन पर, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम मांग पर 3 और द्वितीय मांग पर 2 रुपये प्रति अंश मांगे गए। गणेश को 400 अंश आवंटित किए गए थे। निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। यदि गणेश द्वारा मात्र आवेदन राशि दी गई हो और आवंटन प्रथम मांग का भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया हो। दूसरी कंडीशन का दूसरा प्रश्न है अलग है कि यदि गणेश ने आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया परंतु मांग राशियों का भुगतान न कर सके, तो पहली परिस्थिति में कि गणेश द्वारा 400 अंश आवंटित किए गए थे गणेश को और उसने आवेदन राशि ही दी है, आवंटन प्रथम मांग का भुगतान न करने पर, यानी उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो जो एंट्री डेट ऑफ फॉरफीचर को की जाएगी पहले परिस्थिति के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, चूंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ER और चूंकि यहाँ पर प्रथम मांग के पश्चात ही उसके अंशों का हरण किया जा रहा है, तो प्रथम मांग तक 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये आवंटन पर और प्रथम मांग पर 3 रुपये, कुल मिलाकर के 8 रुपये अभी तक मांगे गए हैं और यहीं पर अंशों का हरण किया जा रहा है। तो यह एंट्री जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 × 8 यानी 3200 रुपये से, क्योंकि 8 रुपये ही मांगे गए हैं अभी तक, इसलिए जितनी मांगी गई राशि है उससे ये एंट्री की जाएगी 400 × 8 3200। अब टू इक्विटी उसने क्या क्या नहीं चुका है, उसने केवल आवेदन राशि दी है, आवंटन और प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया गया। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगे गए, 400 × 2 बराबर 800 रुपये। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगे गए, फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं चुकाई, तो 400 × 3 यानी 1200 रुपये। तो उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया, इसलिए 2 ही एंट्री आएगी, 2 ही मद आएगी। और तीसरा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो राशि उसने चुका दी है, और उसने चुकाया कितना है 400 अंशों पर 3 रुपये अगर देखा जाए तो आवेदन के साथ उसने केवल आवेदन चुकाया, यानी 1200 रुपये से ये एंट्री की जाएगी। तो अब ये देखेंगे दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों मदें बराबर हो जाएगी। इधर 3200 रुपये आता है कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो उधर अलॉटमेंट अकाउंट 800 रुपये से क्रेडिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200 रुपये से क्रेडिट और शेयर फॉरफिटेड 1200 रुपये से क्रेडिट। तो अलॉटमेंट के ऊपर डेट ऑफ फॉरफीचर को अंशों का हरण के ऊपर यह जनरल एंट्री की जाएगी। अगर दूसरी परिस्थिति
कि यदि गणेश ने आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया परंतु मांग राशियों का भुगतान न कर सके, तो उसने आवेदन और आवंटन दोनों भुगतान कर दिया लेकिन दोनों मांग राशियों का भुगतान नहीं किया, यानी इस कंडीशन में उसने कंपनी ने पूरी राशि मांग चुकी है क्योंकि वह द्वितीय मांग का भुगतान नहीं कर रहा है। इसका मतलब द्वितीय मांग भी मांगी जा चुकी है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा 400 इंटू 10 यानी 4,000 रुपये से डेबिट होगा। अब चूंकि उसने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,200 रुपये से और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 800 रुपये से और टू शेयर फॉरफिटेड यानी उसने जितना चुका दिया है वो 2,000 रुपये होगा, जो कि 2 रुपये आवंटन पर और 3 रुपये आवेदन के मिलाकर 5 इंटू 400 बराबर 2,000 रुपये से यह जनरल प्रविष्टि की जाएगी। धन्यवाद।